हम साइंस के पोर्शन को देखें तो सबसे बड़े साइंस के पोर्शन में सबसे बड़ा पोर्शन बायो का आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 मार्क्स में से 28 मार्क्स आपका केमिस्ट्री पोर्शन का रहेगा। तो आज हम लोग क्विक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं हर एक चैप्टर्स के, जो कि इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में अगर आप लोग मेन टॉपिक्स देखें कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा। फिर भी मैं अगर हल्का सा टिप अगर आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई दो सब्सटेंस मिल करके आपस में क्या करें, एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करें। क्या होना चाहिए, कम से कम दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन होते हैं इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट हमारा नया सब्सटेंस होता है जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में अक्सर हम लोगों को ये सवाल रेगुलरली पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन होने में कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं। तो मेजरली केमिकल रिएक्शन होने पे हम लोग 4 तरीके के चेंज होते हैं जो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला तो हमारा स्टेट चेंज होता है, दूसरा हमारा कलर चेंज होता है, तीसरा हमारा कोई ना तो कोई गैस रिलीज होता है, चौथा क्या होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। ये इस आधार पे आपको 2-3 क्वेश्चंस आराम से आपको देखने मिल जाएंगे। पहले हम लोग स्टेट वाले एग्जांपल्स को देखते हैं। इसका ये क्वेश्चन रहता है, आपको कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन लिखिए जिसमें आप इस तरीके से डिराइव करिए कि कोई ना तो कोई केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन जब गैशियस स्टेट में, ऑक्सीजन जब गैशियस स्टेट में आपस में कंबाइन होता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम लोग H2O कहते हैं। और हम सबको पता है H2O का जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दो गैशियस सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस। तो ये मेरा स्टेट का हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग कलर के एग्जाम्पल को देखें तो हम एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल जो हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, HCl + NaOH, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl + H2O, NaCl + H2O। हम यहाँ देख सकते हैं कि HCl और NaOH आपका कलरलेस होता है, लेकिन NaCl हमारा क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये हम बता सकते हैं इस आधार पे कि ये मेरा कलर चेंज का एक एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं जिसमें हमारा नया कोई ना तो कोई गैस रिलीज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, Zn + HCl। Zn + HCl ZnCl2 + H2 गैस रिलीज करेगा। यहाँ पे H2 गैशियस स्टेट में है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है। लास्ट के एग्जाम्पल को अगर आप देखें कि जिसमें एक ऐसा आपको केमिकल रिएक्शन लिखना होता है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो, तो हम इस एग्जाम्पल्स को भी टेम्परेचर एग्जाम्पल में दे सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के केसेस में 2 प्रक्रिया होती हैं, या तो हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या हमारा एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हीट एनर्जी आपका क्या हो, रिलीज हो। अब यहाँ हीट एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या होता है, बहुत एक कॉमन सेंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो हमारा हमेशा 2-3 तरीके के चेंजेस देखने मिलते हैं। सबसे पहले आपको अक्सर ये देखने मिलता होगा कि हीट एनर्जी रिलीज होगा, दूसरा लाइट एनर्जी रिलीज होगा, तीसरा वो सब्सटेंस बर्न होगा। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। अब इससे कैसे हम एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं घर पे भी। किसी भी पैन में 2-4 आइस क्यूब्स को ले करके अगर आप उसे गैस पे रखें और गैस ऑन करें तो आप ये नोटिस करिएगा कि एटलीस्ट बेयर टू बेयर मिनिमम 2 मिनट लगेंगे आपको वो सारे के सारे बर्फ़ को पिघलने में। तो 2 मिनट में वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी आइस क्यूब्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का पार्ट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका आता है बैलेंस करने का रिएक्शन। हर एक सेट में आप मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट मान सकते हैं कि 2 ना तो 2 आपको इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो
जिनको क्या करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप चलें तो आपको एक प्रोसेस है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको ये जो दो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। हमेशा ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, Fe प्लस H2O अगर आपस में रिएक्ट होके Fe3O4 प्लस H2 प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको हमें बैलेंस कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग एक दो प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो पार्ट है ये मेरा LHS पार्ट है, ये जो पार्ट है ये मेरा RHS पार्ट है। अभी जस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि LHS पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, RHS पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। RHS पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ें तो ये करनी है कि LHS में कौन कौन से सब्सटेंस है उसे हमें देख लेना है। तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, Fe आपको दिख रहा हो, H दिख रहा है, O दिख रहा है। सेम इसी साइड आपको Fe दिख रहा होगा, H दिख रहा है और O दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि Fe की क्वांटिटी देखनी है। स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, सर Fe कितनी क्वांटिटी में मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको Fe के बगल में देखना है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसी तरीके से H के बगल में देखिए 2 है, ऑक्सीजन के बगल में फिर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। इसी तरीके से Fe इस साइड आइए, Fe3 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे। अब इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए कि कौन कौन से एटम आपके बैलेंस हैं। अगर आप इस साइड देखें 1 है, इस साइड 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखिए तो ये आपस में एक दूसरे में बैलेंस है, दोनों साइड क्वांटिटी 2 और 2 लिखी है, ठीक है। लास्ट हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ये 1 है, ये 4 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो हम इस सिचुएशन में करेंगे क्या, हम इस सिचुएशन में सिंपल एक प्रोसेस करेंगे, हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने Fe को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा Fe क्या आ गया, 3। अब ये जो 3 है ये आपको Fe के आगे मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे 4 2 जा 8, हमारा हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना हो गया, 8। तो अब आपको लगेगा सर आप तो बैलेंस करने रहे थे, यहाँ तो और अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, हाइड्रोजन मेरा इधर 2 है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर मेरा 8 है, इधर मेरा 2 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आप अगर नोटिस करें तो आपको एक चीज़ नोटिस दिख रहा होगा कि जो एटम के नंबर LHS में है वो RHS में है। इस चीज़ को आप मस्ट देख करके जाइए, क्योंकि हर एक सेट में मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे जिनको बैलेंस करने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, हमें इतना लंबे प्रोसेस से नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको ये जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। आपको मान लीजिए मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म से हम लोग कैसे जल्दी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको जल्दी से करने के लिए बेसिकली मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो ऑप्शंस हैं उसको अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग एक एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में अक्सर ये बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, ये क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग ऑप्शन की मदद से जल्दी कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपका लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन के आगे आपको लिख दिया जाएगा A, यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा B और यहाँ आपको C, और इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जाएगा। जैसे ऑप्शन मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका 2,3,2, सेकेंड ऑप्शन आपको बना दिया जाएगा 2,2,2, थर्ड ऑप्शन आपको बना दिया जाएगा इस तरीके से 2,2,4 और लास्ट ऑप्शन आपको बना दिया जाएगा 2,2,3। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें जल्दी से अगर आपको बनाना है तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन LHS RHS करने की जगह पे आप सिंपल ये जो वैल्यूज है अगर इसका आपको पुट करके देखेंगे तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगा। मैं यहाँ सीधा अगर आपको आंसर के अप्रोच से बनाना चाहूँ तो हम लोगों को ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अगर मैं A के जगह पे
2 पुट करूं और B के जगह पे 2 पुट करूं और C के जगह पे अगर 4 पुट करूं तो आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, आप इसको जल्दी करने के लिए वैल्यू पुटिंग मेथड में हमेशा कहूँगा ये लगाने के लिए। हमेशा आपको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सिंपल क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए किस वैल्यू में LHS RHS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आपको इस चैप्टर में ये क्वेश्चन देख के ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपको कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि कोई रिएक्शन किस टाइप का है। सबसे पहले हमें देखना है कि मेजरली 4 तरीके के केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन, दूसरा आता है हमारा डिकॉम्पोजिशन, दूसरा हमारा आता है डिकॉम्पोजिशन, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, चौथा आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारे मेजरली 3-4 तरीके के इस रिएक्शन दिए हुए एनसीईआरटी में। एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन दिया है लेकिन वो अलग पार्ट है, वो इसमें नहीं आएगा। चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शन को देखते हैं। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वही आपको लास्ट के समय में टैकल करूंगा। सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो क्विक लाइम वाला है। वो आपका क्या है, क्विक लाइम का रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम वाटर में डालेंगे तो हमारा एक सब्सटेंस क्या बनता है, CaOH2। CaOH2 को हमें एक और नाम से कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। अब आप बोलेंगे सर ये क्विक लाइम स्लैग्ड लाइम है क्या। क्विक लाइम को अक्सर हम लोग डे टू डे कॉमन लाइफ में चूना बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। चूने को जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। अब सर आप हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें पता कैसे चलेगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में मिल करके क्या करें, एक नया सब्सटेंस बनाए। अगर आप देखें यहाँ आपको 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए दिख रहा हो। ठीक है, सबसे पहला आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और रिएक्शन है कि जब आप स्लैग्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो हमारा क्या हो जाता है, CaCO3। अब इन दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा सब्सटेंस हमारा वाइट वॉशिंग या हमारे जो दीवारों में शाइनिंग अपीयरेंस करता है। तो आपको हमेशा ये बताना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका वाइट वॉशिंग में यूज होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और अगर आपसे एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल पूछा जाए तो आप बहुत सिंपल से एग्जांपल्स ये दे सकते हैं कि H2O2 H2O बनेगा, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बेसिक सब रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे अभी नहीं आ रहा हूं क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर बहुत सारे आगे के चैप्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा किस पे क्या आयंस है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ आपको बता रहा हूँ आज कि जो भी आपका कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड को अगर आप नोटिस करें तो इसमें आपको 2 पार्ट्स आराम से दिख रहे होंगे। पहला पार्ट आपको सोडियम वाला दिख रहा होगा, दूसरा पार्ट आपको सल्फेट वाला दिख रहा होगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले रिएक्शन में आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, एक बैरियम का पार्ट दिख रहा है, दूसरा आपको क्लोराइड का पार्ट दिख रहा है। तो आप हमेशा आंख मूंद करके क्या करिए, जो पहले वाले पार्ट है उस पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, दूसरा वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आप क्या करिए, नेगेटिव चार्ज को पुट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस का यहाँ मतलब क्या होता है कि पहले का जो प्लस चार्ज है वो दूसरे के नेगेटिव चार्ज के साथ जाके कंबाइन होगा। मतलब ये आपको जो प्लस दिख रहा है ये आपको Cl के साथ जोड़ना है, जो Ba है उसे किसे जोड़ना है, SO4 के साथ। अब कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए Na और Cl दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 1 होती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें Ba और SO4 को,
Ba और SO4। Ba का मतलब यहाँ पे बैरियम है, SO4 का मतलब सल्फेट है। दोनों की वैलेंसी 2 और 2 होती है, तो 2 और 2 से अगर कैंसिल करें तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस BaSO4। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप इसी तरीके से किसी भी एग्जांपल्स को लेकर के कर सकते हैं। और हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे आपको फिर दिख रहा होगा, एक पार्ट आपका हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोराइड है। ठीक इसी तरीके से सोडियम एक पार्ट है, दूसरा हाइड्रोक्साइड है। इस पार्ट को आप कैसे करेंगे, H के ऊपर प्लस चार्ज आप पुट कर सकते हैं, Na के ऊपर पहला प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब पहले का प्लस मैंने जैसे बोला था आपको दूसरे के माइनस के साथ अटैच करना है, ठीक इसी तरीके से दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। थर्ड जो अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और अक्सर मैं इसे अपने टर्म में अंधा वाला रिएक्शन कहता हूँ। ये मैं इसलिए कहता हूँ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को कि ये ब्लाइंड पर्सन का या अंधा भी देख करके इसको पहचान सकता है, क्योंकि हमेशा आप अगर नोटिस करिएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। आप हमेशा नोटिस करिएगा LHS साइड में आपके एक सिंगल सब्सटेंस रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल्स दे के प्रूफ करिए, तो सबसे पहले आपको एक सबसे पॉपुलर सा रिएक्शन में बताता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने डेल्टा बनाया है इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हीट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें फेरस सल्फेट को अगर हम हीटअप करें तो आपका क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। आप हर एक एग्जाम्पल्स में नोटिस एक चीज़ करिएगा ध्यान से यहाँ कि आपको LHS साइड में, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो LHS साइड में है एक सिंगल सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये आपके NCERT और CBSE में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको इस तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको LHS साइड में एक सिंगल सब्सटेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर के पार्ट में आते हैं तो वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूरे के पूरे केमिस्ट्री पोर्शन में देखने को मिलेगा, जो 10th का पोर्शन है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे देखने मिलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फिजिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपने अगर इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को एक जगह से उठा करके किसी दूसरी जगह पर रख दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूँ कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स इस जगह पे था, इसको मैंने उठा करके इस जगह पर रख दिया, तो ये जो मैंने चेंज हुआ है पोजीशन का, इसी को यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ये केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है कि जब कोई एक सब्सटेंस, एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को केमिकल रिएक्शन में अगर डिस्प्लेस करे तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका फॉर्मेट देखें तो ए क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ए ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब आप इस रिएक्शन में देखिएगा LHS साइड में अगर आप नोटिस करें तो बी सी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अगर आप नोटिस करें तो ए ने क्या कर दिया, बी को डिस्प्लेस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन किसको किसको कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए आपका एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर NCERT की बुक में देखें तो पहले चैप्टर में नहीं दी हुई है, ये आपको 3rd चैप्टर में मिलेगा, मेटल नॉन मेटल में। मैं इसे क्विकली क्या कर देता हूँ, आपके लिए लिख देता हूँ। आप वहाँ से देख करके क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से देख करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन एंड समय पे मैं ये कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देख करके जाएं। इसे आप क्या करें, ज़रूर देख करके जाएं,
क्यों? क्योंकि आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मेट से आएंगे और आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका रिएक्शन बनेगा और आपकी चीज़ें कैसे होगी। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपके टॉप के मेटल्स आ रहे हैं ये आपके क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये ऊपर हैं। जो सबसे नीचे के मेटल्स हैं वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो क्या है, कम रिएक्टिव, इसलिए वो नीचे हैं। इसे आप सीढ़ी के रूप में समझ सकते हैं कि जो सीढ़ी सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो कम रिएक्टिव है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को करें। जनरली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज आता है कि सर मुझे तो ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन करना कैसे। 2-3 एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है Zn + HCl, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको देखना है अपने रिएक्टिविटी सीरीज में कि कौन कौन से एलिमेंट मुझे इस रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Zn प्रेजेंट है, एक चीज़ है। दूसरा आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या क्लोराइड या क्लोरीन प्रेजेंट है? नहीं। तो मुझे 2 मेटल दिख गए, मुझे 2 सब्सटेंस या 2 एलिमेंट कहूँ मैं दिख गए, एक Zn दिखा है, दूसरा हाइड्रोजन दिखा है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। दोनों में देखना है टॉप पर कौन है। अगर आप नोटिस करें हाइड्रोजन और जिंक में टॉप पर आपका जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। और जिंक किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लोराइड के साथ। अब अटैच भी कैसे करना है आप नोटिस करिए। सबसे पहले आपको Zn लिखना है, दूसरा Cl लिखना है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है उसको आपको उसके नीचे लिख देनी है, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है उसके नीचे लिख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnCl2 + H2। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, Fe + CuSO4। अब मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहला स्टेप आपको तो ये देखना है कि कौन कौन से एटम इस रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको Fe और Cu देखने मिलेगा। Fe यहाँ पे है, Cu यहाँ पे है, SO4 नहीं देखने को मिलेगा। अगला चीज़ आपको ये देखना है कि Fe और Cu में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आपको दिख रहा होगा Fe मेरा टॉप पर है, तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। Fe किसके साथ जुड़ेगा, हमारा SO4 के साथ। कैसे जोड़ना है, दोनों की वैलेंसी लिखने के साथ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, FeSO4 + Cu। ये रिएक्शन आपको फर्दर एसिड बेस में भी दोबारा आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ कहीं ना तो कहीं आपको ये जो रिएक्शन है ये आपको मेटल, नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दिखेगा। फर्दर ये रिएक्शंस ऐसे हैं जो 11th और 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि सिंबल्स और वैलेंसी आपको नोट डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो हमारा इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बन जाता है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन आता है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो मैं सिंपल इसको 2-3 पॉइंट में बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें हमारा क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और आपका क्या हो रहा हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक इसी का रेसिप्रोकल आपको कर देना है। इसमें रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन आता है, सर आप ये तो लिख दिए गेन लॉस, ये होगा कैसे, मुझे कैसे पता चले। तो इसे हम लोग ना एक रिएक्शन की मदद से देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आप इसे खुद भी देख सकते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से करते हैं। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो मैंने आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो कॉपर और वाटर बन रहा है। अब कैसे पता करेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। आप नोटिस करिए, यहाँ कॉपर के साथ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। इसके बाद ढूंढिए कि कॉपर कहाँ गया, तो आप कॉपर को यहाँ ढूंढिए, ठीक है। यहाँ हमारा ऑक्सीजन था, क्या यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, नहीं, तो मेरा क्या हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। ऑफकोर्सली ऑक्सीजन पहले था, अब खत्म हो गया, तो क्या हो गया, मेरा ऑक्सीजन का लॉस हो गया।
जब भी ऑक्सीजन का लॉस हो तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वो रिडक्शन होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन किस में हो रहा है, तो आपको क्या कह देना है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है। स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं कि वो क्या कह देते हैं, रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में। ये गलत हो जाएगा, इसे आप नोटिस करिए। यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप कॉपर में कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कॉपर पहले भी था बाद में भी था, कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए आपको ये बताना है ये कॉपर ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन लॉस हुआ है। ठीक इसी तरीके से देखिए हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, लेकिन आप देखिए नोटिस करने के बाद रिएक्शन के बाद इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कोई पूछे यहाँ ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन में हो रहा है। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं, तो आप उनको मदद से देख करके कर सकते हैं। हम एक और रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, हम लोग इसको देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिएक्शन आप सब लोगों ने देखा होगा, ये आपके एनसीईआरटी में। अब इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो जिंक के साथ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अगर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन आपका गायब हो गया। लेकिन नोटिस करिए कि कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि एक जगह पे लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, एक जगह पे गेन हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब स्टूडेंट से अक्सर एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस टॉपिक में कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। स्टूडेंट को अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये कैसे पता चले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो बहुत सिंपल सा मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि जिस भी सब्सटेंस में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिस भी सब्सटेंस में आपका रिडक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे इसको पहचानेंगे, इसी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। इसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन में आपको क्या दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो आपसे कोई भी पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए तो आपको क्या देखना है, रिडक्शन। रिडक्शन किस में हो रहा है, ZnO में। तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक इसी तरीके से आपसे कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट किस में हो रहा है, तो आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप देख पा रहे होंगे कार्बन में हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट में अगर मैं ये समराइज करने की कोशिश करूं कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या इस चैप्टर का पढ़ के जाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो आपको इस चैप्टर का बैलेंस का फॉर्मेट देख के जाना है। आप ये ज़रूर मान के चलिए कि 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसमें 3 सेट में, हर एक सेट में देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम तो मिनिमम 1 रहेगा ही रहेगा, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 हो सकता है, लेकिन इस बीच में आपको हर एक सेट में बैलेंस वाले रिएक्शंस देखने मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो बैलेंस वाले रिएक्शन देखने मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है या सिंपल से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस का देख के जाना है। दूसरा, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के कौन से रिएक्शंस हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताना आना चाहिए कि कैसे कौन से सब्सटेंस को मिलाने पर कौन सा सब्सटेंस बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट समय में आप बस इतना सा भी अगर पढ़ के जाएं तो पहले एक चैप्टर के लिए ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि ये चैप्टर का पोर्शन अगर आप नोटिस करें तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए लेंदी भी है। लेकिन हम लोग लास्ट समय में देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसे बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा इस साल 10th में, एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसे अगर हम लोग वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो आपका H+ आयंस में क्या हो जाए, जो ब्रेक डाउन हो जाए उसे हम लोग एसिड कहेंगे। इससे पहले आपने बचपन के क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो सोर टेस्ट में हो,
जो ब्लू लिटमस को रेड में करे, जो कोरोसिव नेचर का है। तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड की। एक्चुअल में एसिड उसे कहते हैं जिसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करें तो H+ आयंस है। ठीक इसी तरीके से बेस हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जिसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करें तो आपका Na+, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है वो ये आता है कि OH- आयंस में जो टूटे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सॉल्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है। जो हमारा एसिड और बेस के मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। अब इस चैप्टर में अगर आप देखें, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, ये चैप्टर उसी स्टूडेंट का बढ़िया होगा जिसने पहले चैप्टर को पढ़ के आया है। क्यों? क्योंकि अगर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देखें जो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला जो इसमें है कि मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टूडेंट को अक्सर ये याद नहीं रहता है कि सर मेरे को कैसे पता रहेगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। चलिए हम लोग इसको एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं जिंक मेरा अगर एक एसिड है HCl, इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। अब अगर आप नोटिस करें, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको फर्स्ट चैप्टर का जब रिवाइज करा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ कहा कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अगर आप नोटिस करें तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसमें क्या था, जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो आपको क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और आपका क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड। आपका क्या बन जा रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो आपका एक गैस रिलीज होगा। उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ क्या चीज़ें बनेगी, सॉल्ट। अब मैं ये मान के चलता हूँ अगर किसी स्टूडेंट को ये ऊपर वाला टर्म ना याद हो, लेकिन वो इस चीज़ की मदद से तब भी क्या कर सकता है, प्रोडक्ट निकाल सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो रिएक्टिविटी सीरीज, दूसरा क्या है, सिंबल और वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ से आप ये देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। इससे हम लोग और एक दो एग्जाम्पल्स की मदद से करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एल्यूमिनियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ। अब कैसे जुड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ कि इस तरीके से आपको जोड़ना है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, सल्फेट की वैलेंसी 2। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al2SO4 का थ्राइस बनेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ये भी प्रोडक्ट किसके मदद से बनाया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हाइड्रोजन गैस जो आपका गैस है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है कि हाइड्रोजन गैस जब भी हम बर्न करते हैं तो एक ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इस साउंड को हम लोग कहते हैं पॉप साउंड। इस साउंड को हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड। तो आपसे हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस रहते हैं कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग बर्न करें तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो पॉप साउंड करेगा। ये चीज़ आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम अगले फॉर्मेट पे अगर चले तो अगला जो चीज़ है, मुझे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगला केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब भी मेटल कार्बोनेट या कहें बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या क्या बनाएगा। इस चीज़ को अगर हम देखें एक एग्जाम्पल की मदद से, Na2CO3 प्लस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ HCl। अब क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ इसका प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बनता है। एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तीसरा वाटर बनता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसको कैसे बनाएं। अभी जस्ट मैंने आपको अगर देखिए ऊपर के नोटिफिकेशन में आपको मैंने बताया था कि जो आपका मेटल कार्बोनेट और एसिड का ये रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, इसमें आप सब गौर से देख पा रहे होंगे, 2 सब्सटेंस आपको दिख पा रहा होगा, इसमें भी आपको 2 सब्सटेंस दिख पा रहा हो। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि पहले पे प्लस चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव, पहले पे प्लस
दूसरे पे नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देना है। अब आपको क्या कर देना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो Na और आपको दिख पा रहा होगा, Na किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, CO2 और फिर आप H2O प्रोडक्ट बना लीजिए। आपका ये क्या बन गया, आसानी से बन गया। इसी तरीके से हम लोग एक बाइकार्बोनेट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। बाइकार्बोनेट हम उसे कहते हैं जिसका सिंबल HCO3 रहती है और वैलेंसी 1 होता है। कार्बोनेट हम लोग उसे कहते हैं जिसको CO3 से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर मैं कहूँ KHCO3 हो गया, इसे हम लोग एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोबारा से वही प्रोसेस हमारा है, पहले पे प्लस दूसरे पे माइनस, पहले पे प्लस दूसरे पे माइनस, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ेगा, दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ, तो KSO4। अब K की वैलेंसी कितनी होती है, 1, सल्फेट की 2 और आपका क्या बन जाता है, H2O प्लस CO2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा K2SO4 बन रहा है। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट आप अगर देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बन रहा है। अब यहाँ पे ये अक्सर ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि CO2 गैस जो रिलीज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला बहुत बेसिक सा है, जब भी आप किसी कैंडल, बर्निंग कैंडल को इस गैस के पास लेके जाएंगे तो ये कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा CO2 गैस क्या करता है, आग को बुझा देता है। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि CO2 गैस यहाँ पे जो NCERT के हिसाब से अगर आप देखें तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। जब भी CO2 गैस को आप लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्की मतलब क्या है, एकदम वाइटिश कलर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की मतलब पूरा दूध जैसा कलर में चेंज हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा, सही ये लाइम वाटर क्या होता है, तो ये लाइम वाटर कुछ नहीं होता है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। इसी का दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर। इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, लाइम वाटर। ठीक है, तीसरा हम रिएक्शन चले जो बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, जिसे मुझे लग रहा है कि क्लास 5-6 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। वो रिएक्शन ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, सॉल्ट और हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। अब इसे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से करना चाहें तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल देखें, H2SO4 मेरा बेस NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। मैंने फिर अभी जस्ट ऊपर के लेक्चर में बताया था कि आपको क्या करना है। यहाँ पे फिर दोबारा से ये दिख रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले वाले पे प्लस, दूसरे पे माइनस, प्लस माइनस, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ। तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, NaSO4, Na की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2 और आपका क्या बन जाएगा, वाटर। तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, Na2SO4। अब एसिड बेस वाले इस रिएक्शन को हम लोग एक बहुत अच्छे से नाम से जानते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सब ये जानते होंगे कि सॉल्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले फॉर्मेट पे चले तो अगला फॉर्मेट हमारा ये होता है, जब हमारा मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हमारा बनता है, हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये मेटल ऑक्साइड अचानक कहाँ से आ गया। तो ये आपका 3rd चैप्टर का पोर्शन है, मेटल नॉन मेटल का। फिर भी मैं यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ कि जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक। अगर आप अभी जस्ट ऊपर की स्लाइड को नोटिस करें, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एसिड और बेस अगर आप रिएक्ट करें तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, एसिड मेरा एसिडी नेचर का है, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बन जा रहा है, एक तो सॉल्ट बन जा रहा है और दूसरा वाटर। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, सोडियम ऑक्साइड, एसिड मेरा क्या है, HCl। इसको अगर रिएक्ट कराऊंगा तो आप इसको देख पा रहे होंगे, मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्ट NaCl प्लस H2O।
तो ये तीनों जो आपके रिएक्शंस वाले पोर्शन है इसको ज़रूर देख के जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पार्ट है कि जो भी गैसेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, एकदम हमेशा ये याद रखिए, ये साउंड को हमेशा आप देख करके रखिए, पॉप साउंड रहता है। आप प्रीवियस ईयर PYQ को पलट करके देखेंगे तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि हर कुछ सालों में ये चीज़ पूछा जाता है। दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की। आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे कलर के नाम दे दिए जाएंगे, ग्रीन, ब्लैक, येलो, इस तरीके से, लेकिन आपको हमेशा क्या रखना है, ये मिल्की कलर में चेंज होता है। तीसरा चीज़ क्या है कि आपको ये जो रिएक्शन का फॉर्मेट है इसको आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या बनना चाहिए, आपसे रिएक्शन सारे के सारे बनने चाहिए। और रिएक्शन उन्हीं स्टूडेंट से बन सकता है जो इन्होंने पहला चैप्टर है उसे आपने अच्छे से देखा होगा। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे और भी पार्ट्स आते हैं जिसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीएच स्केल बन जाता है। पीएच स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एसिड और बेसिड का स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ये स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक की मार्किंग होती है। 0 से अगर आप 6.9 तक चले तो ये आपका एसिड पार्ट होता है, 7.1 से अगर आप 14 तक चले तो ये आपका बेस पार्ट होता है, और एग्जैक्ट 7 अगर आप चले तो ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब पीएच स्केल में क्या क्या चीज़ याद रखना है, अगर आप अपने एनसीईआरटी चैप्टर को ओपन करें तो आपको कुछ सब्सटेंस के पीएच वैल्यू दी है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर आप नोटिस करें गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का आपका पीएच दिया हुआ है 1.2। इसी तरीके से आप ब्लड को देखें, ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपने 80 मार्क्स के पेपर को नोटिस करें तो आपको जो सबसे ज़्यादा पोर्शन मिलेगा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है, एसिड बेस से और पहले वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पीएच स्केल में एक और क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, जो कि पिछले साल ही आपसे पूछा गया था कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड पाई जाएगी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए विनेगर में कौन सा एसिड, तो आपको पता होगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, उस टेबल को आप देख सकते हैं और वो पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, अलग अलग सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। अब हमारा जो सबसे जो मेन पार्ट आता है एसिड बेस में, वो सॉल्ट का पार्ट आता है। सॉल्ट में मैं आप सबको कह देता हूँ एक रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रिएक्शन को मैं अगर कर दूं, उसको आप जितना स्टार मार्क कर सकते हैं कर लीजिए। और ये रिएक्शन आपको पक्का पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले नाम से आप समझिए क्लोर क्या होता है। यहाँ क्लोर का मतलब है क्लोरीन से। एल्कली क्या होता है, एल्कली आपका वाटर सॉल्युबल बेस होता है, वैसे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या, सबसे पहले समझिए। जब आप सोडियम क्लोराइड और वाटर इसके सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको क्या होता है, दो सब्सटेंस यहाँ पे देखने मिलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहाँ पे सबसे ये जो दो सब्सटेंस है, पहले इनको देखिए, ये जो दोनों के दोनों क्या है, ये गैसेस है। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, NaOH। NaOH यहाँ पे मेरा क्या है, एक बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि सबसे पहले आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। अगला पार्ट क्या आपको पता होना चाहिए कि अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और थ्योरेटिकल भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मेरा किस एंड पर रिलीज होगा। अब यहाँ पे एंड कहने का मतलब क्या है, आप सब लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, एंड हमारे दो होते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। एनोड पे मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे मेरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं इसे बहुत एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्लोरीन आप सब लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लोरीन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब आप सब इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि माइनस और माइनस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपेल करेगा, इसलिए क्लोरीन किस एंड पे रिलीज होता है, एनोड पे। हाइड्रोजन आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है,
इसलिए ये किस एंड पे रिलीज होता है, कैथोड पे। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि कैथोड सी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, तो सी और सी एक दूसरे के आमने सामने नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसे हटा दीजिए। इसे आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पहला चीज़ ये हुआ, आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गैस किस एंड पे रिलीज होगा। अगली जो चीज़ पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि इसमें हर एक गैसेस का आपका यूज़ पूछा जाता है। क्लोरीन के क्या क्या यूज़ है, हाइड्रोजन के क्या क्या यूज़ है, NaOH के क्या क्या यूज़ है। तो क्लोरीन गैस का अगर आप मेजरली यूज़ देखें तो आपको ये वाटर को क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन के काम में आता है। हाइड्रोजन गैस अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। NaOH अगर आप देखें तो इसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इसका आपका बहुत सारा यूज़ है, मेजरली NaOH से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें अक्सर ये जो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये NaOH का यूज़ है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको 3 चीज़ याद रखना है। पहला ये रिएक्शन, दूसरा जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें गैस कौन कौन से एंड पे निकल रहे हैं, और हर एक प्रोडक्ट का आपको यूज़ पता होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी ना तो किसी सेट में ज़रूर ही आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग एक एक करके कुछ और चीज़ों को देखते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं। ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये जो है ये आपका क्या होता है, जब आप हम स्लैक लाइम, मैंने जस्ट पहले ही स्टार्टिंग में बताया था आपको क्विक लाइम और स्लैक लाइम। स्लैक लाइम पे जैसे ही आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब ब्लीचिंग पाउडर का आपसे क्या पूछा जा सकता है, जनरली आपसे ब्लीचिंग पाउडर ये पूछा जाता है कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, ये रिएक्शन को ध्यान रखना है। आपको उसको के लिए क्या करना है, ये रिएक्शन को ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा रोड्स के अक्सर साइड में, ठीक है ना, रोड के साइड में आपने वाइट कलर का बहुत कुछ पाउडर टाइप का सब्सटेंस देखा होगा, स्प्रिंकल किया हुआ है, तो वो आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। इसी तरीके से ना ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आपका एक मेन इंपॉर्टेंट काम के लिए होता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसा कि अगर आप नोटिस करें, आपको मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था। ये देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने जस्ट यहाँ पे आपको डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहेंगे जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है। ब्लीचिंग एजेंट कहने का मतलब क्या है, जब कलर क्लोथ्स के जो ओरिजिनल कलर को अगर हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके नोटबुक या कहिए NCERT के बुक में दिया हुआ है। इसके बाद जो हम लोग थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि क्लोर एल्कली आपका अगर फर्स्ट रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद अगर मैं सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको कहूँ जो हमेशा मस्ट सभी स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए, वो आपका क्या है, सॉल्वे प्रोसेस। अब आप कहें सर सॉल्वे प्रोसेस जैसी कोई चीज़ तो NCERT में दी नहीं है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। सॉल्वे प्रोसेस के लिए आपके बुक में दिया होगा एक वॉशिंग सोडा और दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, अब क्या है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा समझिएगा। यहाँ पे सॉल्वे प्रोसेस में जब हम लोग अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, अब आप कहेंगे सर ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। अमोनिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ब्राइन कहने का मतलब क्या होता है, जब आप नमक में बहुत एक्सेस क्वांटिटी में पानी को डिजॉल्व कर दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्राइन। तो यहाँ पे अगर मैं ये जो पार्ट आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ या ब्रैकेट में इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये आपका क्या है, ब्राइन। जब आप अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो आपका क्या होता है, 3 यहाँ पे चीज़ें देखने मिलेगी। सबसे पहली चीज़ क्या देखने मिलेगी, NaHCO3 बनेगा। दूसरा आपका क्या बनेगा, NH4Cl। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो NaHCO3 है, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसी की मदद से आपका क्या निकलता है, वॉशिंग सोडा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है और इसको भी आप क्या करिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए। अब आपका क्या होता है कि NaHCO3 को अगर हम लोग फर्दर क्या करें, हीट अप करते हैं, तो आपका ये जो है 2 सब्सटेंस में टूट जाता है, Na2CO3 और CO2 + H2O।
ठीक है। ये रिएक्शन अगर आप नोटिस करेंगे PYQ, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने ढंग से सॉल्व किया होगा तो आपको दिख रहा होगा पिछले कुछ सालों से बहुत बार ये रिएक्शन पूछा जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। इस एक रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? सबसे पहले तो CO2 गैस दिख रहा होगा, आपको उसका आइडेंटिफिकेशन पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको यहाँ पे Na2CO3 दिख रहा है, तो Na2CO3 आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्टेप्स में आपका क्या हो गया? वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें हम लोगों को क्या करना होता है? एक नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करना होता है। इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो गया। तो ये जो आपका सॉल्वे रिएक्शन है, ये जो मैंने तीनों स्टेप्स लिखे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, आपको मस्ट रिमेंबर होना चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें वो POP आता है। वो आपका क्या आता है? POP। POP कहने का मतलब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा क्या होता है? जिसका फॉर्मूला हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे हम लोग किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये आपका कैसे बनेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना होता है? जिप्सम लेना होता है। ये जो मैंने लिखा है इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका क्या है? जिप्सम। जैसे जिप्सम को आप 373 केल्विन पे हीट अप करेंगे तो आपका ये क्या बन जाता है? ये आपका POP बन जाता है। ये आपका क्या तैयार हो जाता है? POP। तो POP क्या होता है, किस तरीके से तैयार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इनका यूजेस पता होना चाहिए। ठीक, हर एक का आपको 2-2, 3-3 यूज़ पता होना चाहिए। POP का तो बहुत सिंपल यूज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? POP का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल बहुत सारे क्या होते हैं, घरों पे देखते होंगे आप लोग, सीलिंग के ऊपर बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, वो POP की मदद से किया जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि POP की मूर्तियाँ बनती हैं। अब आपसे कोई पूछे वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है, तो वॉशिंग सोडा मुझे नहीं लग रहा है किसी स्टूडेंट को इतना ना समझ आए कि वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है। नाम में ही छिपा है वॉशिंग मतलब कपड़े धोने के लिए। इसी तरीके से ये ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा, आप सब लोगों ने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा कि बहुत सारे क्रिस्पी पकोड़े, ब्रेड और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का और जगह पे क्या यूज़ होता है? जब हमें एसिडिटी हो तो हम बेकिंग सोडा का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का मैंने जस्ट अभी पहले ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बताया था। अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करना चाहूँ एसिड बेस में कि कौन सी चीज़ आपको मस्ट, इतना आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जिससे कि आप क्वेश्चंस को डील कर सकें, ठीक है ना। लास्ट समय का है तो अगर मैं एकदम इंपॉर्टेंट कहूँ तो क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहला तो मैं हमेशा ये कहूँगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्या है, कौन से एंड पे कौन सा गैस निकलेगा। दूसरा, आपको मैंने सॉल्वे प्रोसेस का नाम बताया। आपके NCERT में सॉल्वे प्रोसेस करके नाम नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने उसको लिख दिया है। इससे क्या होता है? वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा भी इसी से प्रिपेयर हो जाता है, ये आपको मस्ट रिमेंबर रखना है। तीसरी जो चीज़ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी वो एसिड का आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया था। एसिड का मैंने आपको क्या बताया? केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि किस तरीके से कौन से चीज़ सब्सटेंस को हम लोग किस में मिलाएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट से बनेगा जिनका पहला चैप्टर मस्ट इम्पॉर्टेंट या एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर को आज 2 चैप्टर का समराइज करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 चीज़ों को मस्ट आपको देखते हुए जाना, एक तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, दूसरा आपका सॉल्वे प्रोसेस। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से रिएक्शन आ रहे हैं पहले चैप्टर में। इसके बाद आप अगर पहले चैप्टर से चले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस में मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया है कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, आपको वहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है।
इसके बाद आपको रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए कि कौन से रिएक्शन किस टाइप में जाएंगे। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आप देखें तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना अगर आप चीज़ करके चले तो आप आराम से मैं कह सकता हूँ कि ये 2 टॉपिक को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।